आज बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के ऐसे कमाल के दौर की। एक ऐसा दौर जहां सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। जी हां, ये युग था 16 महाजनपदों का, जहां बड़े बड़े राज्य एक दूसरे पर हावी होने के लिए आपस में लड़ रहे थे। जरा सोचिए, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेज जहां 16 पावरफुल किंगडम्स एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। और पता है, इसी होड़ ने भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी थी। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। भाई, ये महाजनपद आखिर थे क्या? देखिए, महाजनपद का मतलब जैसा नाम से ही जाहिर है, महान यानी बड़े जनपद। हुआ ये था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे कबीलाई इलाके हुआ करते थे, जिन्हें जनपद कहते थे। जब इन्हीं जनपदों को मिलाकर बड़े बड़े राज्य बने तो वो कहलाए महाजनपद। और पता है इस दौर की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। सोचिए जरा, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी थी। उसके करीब करीब 1000 साल बाद भारत में शहरीकरण की दूसरी लहर आई, और ये महाजनपद उसी नए दौर की पहचान थे। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है कि अचानक से ये इतने पावरफुल राज्य आए कहां से? मतलब वो क्या वजहें थी जिन्होंने इन्हें इतना मजबूत बना दिया? तो देखिए, ये सब ना एक प्रोसेस के तहत हुआ। सबसे पहले तो नए नए शहर बसने लगे, फिर आया आयरन एज मतलब लौ युग। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में लोहे के भंडार मिल गए। इसका नतीजा, इससे बने मजबूत हथियार और खेती के लिए बेहतर औजार। लोहे के हल ने तो जैसे क्रांति ही कर दी। खेती बढ़ी, अनाज का प्रोडक्शन जरूरत से कहीं ज्यादा होने लगा, और इसी सरप्लस अनाज ने एक परमानेंट आर्मी रखने और अपना इलाका बढ़ाने की ताकत दी। यहाँ एक और मजेदार बात है, ये जो 16 महाजनपद थे ना, ये सब एक जैसे नहीं थे। इनमें सरकार चलाने के दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम थे। एक तरफ थी राजशाही मतलब मोनार्की। यहां तो सीधा सीधा हिसाब था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कोसल और मगध जैसे राज्यों में वैदिक रस्में और ब्राह्मणों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और दूसरी तरफ थे गण राज्य, जिन्हें गण संघ भी कहते थे, मतलब कई कुलों का एक ग्रुप। वज्जी और मल्ल जैसे राज्यों में राजा को चुना जाता था और शासन एक सभा की मदद से चलता था। यहां वैदिक कर्मकांडों पर उतना जोर नहीं था। तो चलिए अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदों पर जरा करीब से नजर डालते हैं। वो महाजनपद जिन्होंने उस दौर की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी। और लिस्ट में सबसे ऊपर है मगध। मगध को आप उस दौर का सुपर पावर समझ सकते हैं। इसकी राजधानी थी राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब एकदम सेफ। और हां, मगध ही वो पहला राज्य था जिसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाई, मतलब अपने पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। इसके बाद नंबर आता है काशी का, जो आज का बनारस है। काशी उस समय का एक बड़ा कमर्शियल हब था, अपने सूती कपड़ों और घोड़ों के बाजार के लिए बहुत फेमस था। और ये इतना इंपॉर्टेंट था कि जब कोसल ने इस पर कब्जा कर लिया ना, तो यही मगध और कोसल के बीच एक बड़े युद्ध की वजह बन गया। और अब वज्जे का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि वो दौर कितना डाइवर्स था। ये कोई राजशाही नहीं थी, बल्कि कई कुलों का एक पावरफुल ग्रुप था, जिसे गणसंघ कहते थे। इनकी राजधानी थी वैशाली, और ये उस समय के रिपब्लिकन सिस्टम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। तो इन सभी लड़ाइयों, अलायंसेस और जीतों का आखिर में नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा था भारत के पहले साम्राज्य का उदय। धीरे धीरे पॉलिटिक्स की ये शतरंज की बिसात पूरी तरह बदलने लगी। जहां पहले 16 अलग अलग खिलाड़ी थे, वहीं अब एक खिलाड़ी, एक महाशक्ति, बाकी सबको एक एक करके खेल से बाहर कर रही थी। पावर एक जगह इकट्ठी हो रही थी, और भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। और आखिर में 16 राज्यों के इस टकराव का एंड रिजल्ट सिर्फ एक था, एक विशाल साम्राज्य। और जैसा कि हिस्ट्री हमें बताती है, वो विजेता कोई और नहीं बल्कि मगध ही था। अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के दम पर मगध ने एक एक करके बाकी महाजनपदों को हराया और पूरे उत्तर भारत पर अपना राज कायम कर लिया। और हां, इसी नींव पर आगे चल के मौर्य साम्राज्य जैसी बड़ी शक्ति खड़ी हुई। तो सवाल ये है कि एक महाजनपद को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी था? समझिए, इसके 7 मेन पिलर थे। राजा, उसके मंत्री, एक किलाबंद शहर यानी दुर्ग, एक भरा पूरा खजाना, एक तगड़ी सेना और भरोसेमंद दोस्त यानी सहयोगी। और इस पूरे सिस्टम को चलाने का पैसा कहां से आता था? किसानों से उनकी फसल का 6ठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिससे एक परमानेंट आर्मी का खर्च उठता था।
तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या एक साम्राज्य के उदय के लिए 16 राज्यों का खत्म होना जरूरी था? क्या मगध का जीतना तय था, या फिर एक ऐसी दुनिया भी हो सकती थी जहां कई गणराज्य और राजशाही एक साथ एग्जिस्ट कर सकते थे? इतिहास का ये साइकिल हमें पावर के सेंट्रलाइजेशन और उसकी कीमत दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोनती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।